जितनी भी जान थी सब कुछ लगा दी ताकि किसी तरह करके वो पेड़ के सहारे तक पहुंच सके। लगभग 20 मिनट की जद्दोजहद के बाद वो आखिरकार उस जड़ों के पास पहुंच ही जाती है। सब ये देखकर बहुत खुश हुए, सबसे ज्यादा तो सेंसिट, क्योंकि उसकी दोस्त सबसे ज्यादा जरूरी थी। लेकिन तभी अचानक खुशी के पल मौत के मातम में बदल जाते हैं। वो चीज जो भी थी, उसने जब देखा कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ रही है तो उसने एक जोरदार छलांग लगाई, उसे अपने मुंह में दबोच कर पानी के अंदर ले गया। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। किसी को कुछ पता नहीं चला कि अभी अभी क्या हुआ, वो चीज क्या थी। सेंसेट तो वहां से सबसे करीब थी, उसने हर वो चीख अपनी दोस्त की सुनी जो दर्द में चिल्ला रही थी। सन्नाटा पूरा पसरा हुआ है। जितने भी लोग थे सब के सब चुपचाप वहां अपनी जगह पर बैठ गए। वहां का खून लाल हो गया है। धीरे धीरे करके अंधेरा होने लगा है। जैसे कि जोनाथन ने बताया कि टूर ऑफ होने से पहले हम अगर वहां नहीं पहुंचे तो बॉस हमारे बारे में जरूर एक बार पूछेंगे। एंथनी ने अपने एक साथी वर्कर से जोनाथन के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो सुबह का गया हुआ है, उसके साथ टूरिस्ट भी थे। एक बार उसका जीपीएस चेक कर लो। एंथनी ने जब चेक किया तो वो बंद था। इसे उसे गड़बड़ लगी और वो कुछ नहीं बोला। कुछ देर और इंतजार किया, लेकिन जब तक वो नहीं आया तो उसे काली अंधेरी रात में बोट लेकर उसे ढूंढने के लिए उसने आसपास वो सारी जगहों को देखा जहां आमतौर पर वो लोग बोट लेकर जाते हैं, लेकिन वहां तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक आसमान से बिजलियां कड़कने लगी। मतलब साफ था रात और भयानक होने वाली है। यहाँ पेड़ पर बैठी सिस्टिन अपने कंधे से परेशान थी, उसे काफी दर्द हो रहा है। तब उसके पास एंजेलिना आई। पहले तो वो उसे माफी मांगती है, अगर वो अपने पिता को भेज देती तो उसकी दोस्त बच जाती, लेकिन उसने खुदगर्जी दिखाई। ये सुन सिस्टन को काफी बुरा लगा। उसी समय वो उसके कंधे को फिर से नॉर्मल कर देती है और उसे गले से लगा लेती है। जोनाथन, जिसकी हालत अब गंभीर होती जा रही है, सिंसिन उसके पास आकर पीने को पानी देती है, हिम्मत बनाने को बोलती है। इस दौरान जोनाथन ने उससे कहा, हमें इस जगह के चारों तरफ आग जलानी होगी जिससे वो जो कुछ भी था हमारे पास ना आ पाए। माइकी ने कहा उसने पेट्रोल कैन को देखा है जो फेंक कर वो पानी में आग लगा सकती। तो यहाँ एंजेलिना उसे पानी में जाने से मना करती है, लेकिन उसे यह करना ही पड़ेगा वरना वो सब एक एक करके मारे जाएंगे। माइकी बोट के किनारे गया, वहां से उस पेट्रोल कैन को उठा लिया, जिसके बाद वो उसके चारों तरफ फेंक कर आग जला ना आ पाए। माइकी ने कहा उसने पेट्रोल कैन को देखा है जो फेंक कर वो पानी में आग लगा सकती। तो यहाँ एंजेलिना उसे पानी में जाने से मना करती है, लेकिन उसे यह करना ही पड़ेगा वरना वो सब एक एक करके मारे जाएंगे। माइकी बोट के किनारे गया, वहां से उस पेट्रोल कैन को उठा लिया, जिसके बाद वो उसके चारों तरफ फेंक कर आग जला देता है। कम से कम इससे वो चीज दूर तो रहेगी। बाद में जोनाथन ने बताया कि हो सकता है कि ट्रैकर बंद हो गया हो पानी के संपर्क में आने से, तो अगर कोई चीज नीचे जाकर उस ट्रैकर को लाने में सफल हो जाए तो मैं उसे वापस से चालू कर सकता हूँ। अब यहाँ दोस्तों किसी की हिम्मत नहीं होती उस पलटी हुई बोट के नीचे जाने की, तो सिंसिट ने हाथ खड़ा किया। जोनाथन उसे चाबियां देता है जिससे वो लॉकर को खोलेगी जिसमें वो रखा है। ईश्वर का नाम लेकर वो पानी में गई और बोट के नीचे पहुंच गई। उसकी सांसें काफी तेज थी। हो भी क्यों ना, जब आपको पता है कि ऐसा करने में आप मर भी सकते हैं तो हर कोई डर जाएगा। वो उस लॉकर को चाबियों की मदद से खोलती है। ट्रैकर को ऊपर लाने में सफल हो गई, जिसके बाद जोनाथन ने जीपीएस ऑन कर दिया। ऑन होते ही एंथनी को इनकी लोकेशन पहुंच गई। जब उसने लोकेशन को देखा तो वो खुद दंग रह गया कि इतनी दूर वो क्या कर रहे हैं। फिलहाल अभी उसे वहां तक पहुंचना था, इसीलिए वो बोट को घुमाता और फुल स्पीड में उनके पास जाने के लिए निकल पड़ता है। जोनाथन ने सभी को बता दिया कि उसने ट्रैकर को ऑन कर दिया, अब उन्हें सिर्फ इंतजार करना है। कुछ समय के बाद इनकी तरफ एक रोशनी आई। सभी ने जब उस तरफ देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। एंथनी था वो जो इन्हें बचाने के लिए आया था। वो जब इनके पास पहुंचा तो जोनाथन की हाल को देखकर दंग रह गया। जैसे उसकी हालत थी वैसे कोई भी जानवर नहीं करता है। जोनाथन उसे बताता है, हमारी बोट पे शुरुआत में एक जोर का झटका लगा, जिसके बाद हमारी बोट पलट गई। तब से हमें एक करीबी को खो दिया जिसे कोई भयानक चीज खा गई है। और ये चीज एंथनी ने सुनी तो उसका चेहरे का हाव भाव बदल गए। वो उन्हें पेट्रोल मांगता क्योंकि उसकी बोट में पेट्रोल खत्म हो गया, पर सारा पेट्रोल तो माइकी ने आग जलाने में लगा दिया, इसीलिए अब इन्हें पैडल करके आगे जाना पड़ेगा। धीरे धीरे करके हर कोई अपने पेड़ से नीचे उतर गया और बोट पर बैठ गया। जब बोट को ये पैडल मारकर आगे बढ़ते जा रहे थे तो उसी समय डियाना जोनाथन पर चढ़ गई। गुस्से में कहने लगी कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, उसकी लापरवाही के कारण हम इन हालातों में फंस गए। माइकी उसे दूर करने के लिए उसके पीछे आता है, पर उसी धक्का मुक्की में वो पानी में गिर गया और एक बार फिर से वही खेल शुरू हो गया, मौत का खेल। हर कोई अब उसकी जिंदगी की दुआ मांग रहा है, लेकिन उसकी कहानी यहीं तक थी क्योंकि उसी समय उसकी आंख के सामने एक विशाल डरावना हिप्पो आया, और ये है वो जिसने अभी तक आतंक मचा रखा था। एंथनी तो ये देखकर दंग था क्योंकि इस पूरे जंगल में अभी कहीं भी कोई हिप्पो नहीं था। फिर ये कहां से आया?
सब माइकी को शांत होने को बोलते हैं, लेकिन जब मौत सामने हो तो कैसे कोई शांत रहे। कुछ ही पल में वो अपना जबड़ा खोलता है और उसे लेकर पानी के अंदर चला गया। अपने बेटे की खुद के सामने ऐसी दर्दनाक मौत देखकर एंजेलिना टूट जाती है। सब कुछ उसने खो दिया, उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। वो सेंसिड और बाकी लोग उसे हौसला देते हैं। एंथनी अब यहाँ एंथनी प्लान बदल देता है। वो वापस से लोगों को उसी पेड़ पर चढ़ने को बोला, क्योंकि पानी में रहना खतरे से खाली नहीं है। वो ये जान गया था जब तक वो हिप्पो होगा यहाँ वो लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए उसने फैसला किया कि अब वो उसका शिकार करेगा। उसके पास कुछ नशीली दवाइयाँ थी जिनकी मदद से वो उसे बेहोश कर सकता है। हालांकि वो ये पहली बार भी कर चुका है। वो इस जंगल को अच्छे से जानता है और यहाँ कई ऐसे बड़े जानवर का शिकार भी कर चुका है। अपनी बंदूक को लेकर वो बोट में पहुंचा जहाँ जोनाथन लेटा हुआ था, क्योंकि अब सभी तो पेड़ पर जा चुके हैं। इतने में एंजेलिना कुछ ऐसा कर देती है जिसे किसी को उम्मीद नहीं थी। वो अचानक पानी में छलांग मार देती है और न जाने कहाँ जाने की कोशिश में लग गई। दरअसल उसे अभी यकीन ही नहीं हुआ कि उसका बेटा मर चुका है। उसे यही लग रहा है कि वो जिंदा है और इसकी तलाश में वो पानी में कूद गई और आवाज लगाने लगी। सिंसेट सभी को कहती है कि उसे रोको, पर कोई आगे नहीं आता क्योंकि अब उसे संभाल पाना आसान नहीं है। एंथनी बंदूक तान कर खड़ा रहता है और तभी वो उसी कोहरे में गायब हो गई। अचानक अगले पल वो जिस बोट पर होता है वो बदसूरत हिप्पो हमला बोल देता है और उसके पास जो कुछ भी था उसने खुद की सुरक्षा की, लेकिन ज्यादा वो उसे रोक ना सका। वहीं बोट पर पड़ा घायल जोनाथन उस बंदूक को उठा लेता है और उसमें लगी वो नशीली डार्ट को चला देता है, जो सीधा जाकर उस हिप्पो को लग गई। जब वो पानी में गया तो साथ में एंथनी को भी ले गया, लेकिन शुक्र है कि बीच में वो उसे छोड़ देता है जिससे वो पानी के बाहर आ गया। तब तक वो देखता है कि जोनाथन मर चुका है। उसी बोट पर सिर्फ 3 लोग जिंदा हैं। क्या सच में कोई बचेगा या सब मारे जाएंगे? एंथनी इन दोनों से कहता है कि तुम लोग पानी में कुछ आवाजें करनी होगी जिससे उसका ध्यान भटक जाए। मैं बोट के करीब पहुंच सकूं, पर डियाना तो पानी के पास जाने से इनकार करती है। ये सुन सिंसेट को गुस्सा आया। उसने बोला कि तुम्हारी वजह से हमारे 2 लोग मारे गए हैं जिनका कोई कसूर नहीं था। कम से कम उनके बारे में तो सोचो। एक पूरा परिवार खत्म हो गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। डियाना को अब वो पानी के पास झाड़ियों में हलचल करना शुरू कर देते, तो वहाँ एंथनी तैयार था कि तभी पानी से वो विशाल हिप्पो बाहर आया। उसका साइज देखकर एंथनी खुद डर जाता है। ऐसा कुछ उसने पहली बार देखा था। अब भागते हुए वो पेड़ के पीछे जा छुपा, पर वो ये चीज जानता था इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे आया। पेड़ के अंदर मुंह डालकर उसे खाने की कोशिश करने लगा। उसी समय एंथनी फ्लेयर चला देता है जिससे वो दूर होने लगा। ये सब होता हुआ देखकर सिंसेट को लगा उसके पास मौका है। वो फौरन बोट के पास गई, उसे हासिल कर लिया। और उसी समय उसने जब जोनाथन की लाश को देखा तो उसे बड़ा ही अफसोस हुआ। वो दिल का काफी अच्छा इंसान था। अचानक एंथनी भी कहीं गायब हो गया। सिंसेट उसे आवाज लगाती रह जाती है, पर उसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन उसी समय एक आवाज आती है, वो जिंदा था। तीनों बोट में बैठकर वहां से अब आगे जाने लगे, लेकिन अंधेरा काफी हो चुका था और ऐसे में जंगल में रास्ते को देख पाना संभव नहीं है। तो सिंसेट माइकी का कैमरा खोलती है जिसमें उसे नाइट विजन दिखता है, जिससे वो आगे के रास्ते को देखने लगती है। इस दौरान उसे वो सारी वीडियोस मिलती है जो उसे हैना और उसके साथ बनाई थी, जिन्हें देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। इस बीच इन लोगों को वहाँ पर एक पुरानी इमारत नजर आई। एंथनी का कहना था शायद उन्हें अंदर रेडियो मिल जाए जिससे वो मदद बुला सके। ऐसा तो उन्हें रास्ता नहीं पता। जब ये अंदर पहुंचे तो पता चला कि ये बिल्डिंग किसी पॉलिटिशियन की थी, पहले जो गैर कानूनी तरीके से रेयर स्पीसीज के जानवरों को यहाँ से सप्लाई किया करता था। वहाँ कुछ पेपर भी थी जिसमें लिखा था कि उन्होंने 4 साल में तकरीबन 450 हिप्पो को स्मगल किया है। जब ये खिड़की के बाहर झांके तो वहाँ उन्हें कुछ बड़े बड़े केज दिखे जिसमें वो इन हिप्पो को कैद करके रखते होंगे। कुछ केजेस के अंदर कंकाल पड़े होते हैं। इतने में अचानक से वहाँ एक गुर्राहट सुनाई दी। एंथनी समझ गया कि वो आ गया है और इसीलिए उसने इन लोगों से कहा कि हमें आग जलानी होगी ताकि रेस्क्यू टीम को सिग्नल मिल सके। इसीलिए वो लोग चीजों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी वहाँ वो हिप्पो आ गया। दोनों तो आगे बढ़ गई, लेकिन एंथनी पीछे रह गई। तभी डियाना ने गेट को बंद कर दिया। एंथनी को बचाया जा सकता था, पर डियाना ने फिर वही हरकत कर दी जिससे वो मारा गया। सिस्टिन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अभी वो दरवाज़ा टूटने ही वाला था। अचानक वो अंदर आया और तब सिस्टिन ने नोटिस किया वहाँ भी गैसोलीन गिरा हुआ है। उसने आग जला दी जिसमें वो हिप्पो जलने लगा। दोनों अब बाहर आ गए। वहाँ सिस्टिन को एक हिप्पो का बच्चा केज के नीचे दबा हुआ मिला, तो वो डियाना को वहीं खड़े रहने को बोलकर उस बच्चे को आज़ाद करने लगी। लेकिन तभी वहाँ वो हिप्पो आ गया जो डियाना को देखकर उसे कच्चा ही निकल जाता है। पर सिस्टिन अभी भी उस बच्चे को आज़ाद करने में लगी थी। वो उसके बहुत करीब आया था, पर उसी समय वो उसके बच्चे को आज़ाद कर देती है जिससे उसे वो कुछ नहीं करता
और अपने बच्चे को लेकर वहां से चला गया। अगले ही पल वहां रेस्क्यू टीम आ गई। उस आग को देखकर वो फौरन उस केज पर चढ़ गई और हाथ हिलाकर अपने होने का एहसास दिलाया। उन 8 लोगों में से सिर्फ सिस्टन ही जिंदा बच पाई, सब लोग मारे गए, जिस बात का अफसोस उसे हमेशा रहेगा। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा, आईडी